हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम ऋतिका है और यहाँ पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए। वो ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी लोगों के लिए लेके आया है डीजीपी। डीजीपी मतलब DSSB गाइडेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं या DSSB को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर DSSB एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रकार की गाइडेंस आप लोगों को चाहिए तो आप टीचर्स के पास आ सकते हो, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें और आप लोगों का DSSB एग्जाम को क्वालिफाई कर दिल्ली के अंदर सरकारी शिक्षक लगने का सपना पूरा कर सकें। तो इस डीजीपी प्रोग्राम की जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सभी के सभी लोग इस लिंक को जाकर आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सकते हो। तो DSSB एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये सवाल चलते रहते हैं जिनके रिलेटेड आंसर्स उन्हें कभी मिलते ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि DSSB एग्जाम के अंदर हम लोग विज्ञान की तैयारी कैसे करें, पार्ट ए और पार्ट बी को किस स्ट्रैटेजी से हम लोग क्रैक करें ताकि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि DSSB दो पार्ट्स के अंदर आपके एग्जाम को लेता है। एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। अब मैं तैयारी कैसे करूं, तैयारी को शुरू कैसे करूं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैम मुझे करके जाने चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं ना भी करूं तो भी चलेगा। सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करनी। तो इस वीडियो को आप लोग जब लास्ट तक देखोगे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। DSSB के अंदर पार्ट ए के अंदर दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है कुल 20 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की पूछी जाती है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आते हैं 20 नंबर के। उसके बाद हिंदी के सवाल और सब्जेक्ट कंसर्न, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो 100 नंबर का पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंस के लिए कर रहा है तो 100 मार्क्स की साइंस आपके पेपर में आएगी, ठीक है। कोई DSSB में SST की तैयारी कर रहा है तो 100 नंबर की SST उसके पेपर में आएगी। जो भी सब्जेक्ट है आपका वो 100 नंबर का पूछा जाएगा। अब अगला सवाल, क्या मैम ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ पार्ट बी तैयार करके चले जाऊं, सब्जेक्ट कंसर्न मेरे को बहुत अच्छे से आता है मेरा सब्जेक्ट, क्या मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट करने से पेपर नहीं निकलेगा। आपको पार्ट ए जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा। पार्ट ए को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और पार्ट बी को तो करना ही करना पड़ेगा। केवल पार्ट बी तैयार कर DSSB का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, ये बात ध्यान में रखिए। और सभी लोग जानते हैं कि DSSB एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रेजेंट होती है, तो एक्यूरेसी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, समय का खेल है। जिसने समय पर काबू पा लिया वो DSSB को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन जिसका समय पर पकड़ नहीं है उसके लिए एग्जाम को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी पहली सजेशन मैं ये देना चाहूंगी कि प्लीज सभी के सभी स्टूडेंट्स समय के ऊपर काम जरूर करें। ऐसे ही ना करें कि तैयारी करते जा रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं लेकिन हम मॉक टेस्ट अप्लाई नहीं दे नहीं रहे या फिर टाइमर लगाकर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर समय निकल गया तो आप लोग क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो समय के अंदर, ठीक है, घड़ी चलेगी टिक 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 टिक, इस समय के अंदर एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीजें बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब गाइज अगर मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूं तो सिलेबस कवर्ड की अगर मैं बात करूं तो कौन से सिलेबस हमें कैसे कैसे कवर करना चाहिए। सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये होती है कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छे से डीप और बढ़िया लेवल के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको पूरा सिलेबस ढंग से पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने हमें क्या सिलेबस दिया है, ठीक है। तो फोकस करो अपने सिलेबस कवरेज पर कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, हमें हमारा सिलेबस पता चल चुका है, अब हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करके जाना है, ठीक है। फोकस करना है करंट इवेंट्स के ऊपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च जो डे टू डे लाइफ में होती जा रही है, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गई, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर।
ठीक है। अब मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं मैम, ये तो बहुत मुश्किल है। गाइज आप लोग अखबार पढ़ो, ठीक है। और अखबार भी ऐसे नहीं है कि दैनिक भास्कर पढ़ रहे, कोई भी अखबार नहीं, आपको द हिंदू पढ़नी है। द हिंदू बेस्ट बुक है जिसके अंदर से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या इस बुक को समझ, द हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या द हिंदू को पढ़ना बहुत आसान है मैम? नहीं गाइस, ये वो न्यूज़पेपर नहीं है जो आपको ये बताता है कि चंडीगढ़ में कल बारिश हुई, फलानी जगह में आग लग गई, ऐसे कुछ ऐसी खबरें नहीं होती इसके अंदर। द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आपकी एकदम सटीक और परफेक्ट खबरें होती हैं, वो खबरें जो कि एक्चुअली में देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड है, क्या कुछ चल रहा है उन चीजों से रिलेटेड है, हमारा देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी की सारी बातें द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर के अंदर दी जाती हैं। और यहीं से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट द हिंदू नहीं पढ़ सकता तो आप लोगों की एक मैगजीन भी आती है, एक एक महीने के करंट अफेयर्स जो मैगजीन्स के अंदर होते हैं, आप वो मैगजीन से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पोर्टल से अपनी तैयारी करते रहो। जीके पढ़ने के लिए लूसेंट की जनरल नॉलेज की किताबों को आप लोग पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो कि किस लेवल पर किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस जीके जीएस से आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला आता है रीजनिंग। गाइस देखो रीजनिंग जो है ना, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को सब लोग बहुत अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि रीजनिंग के माध्यम से हम क्वेश्चंस को बहुत सरलता से निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। आपकी जो फिगर्स होती है, काउंट करो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस समय के अंदर मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं और इजीली आप लोग निकाल भी पाते हो। वर्बल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, एनालॉजीज, सिमिलैरिटी, डिफरेंस क्या है किन किन चीजों के अंदर, आपकी विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, अर्थमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड, ये सब प्रश्न इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन टिप्स मेरी तरफ से क्या रहेगी कि रीजनिंग एबिलिटी को कैसे पढ़ो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपने सुनी होगी ये कथन। तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी ज्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा रीजनिंग आपको समझ में अच्छे से आती है, उतने ही आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली निकाल पाते हो, वो भी समय के अंदर। कहानी सारी समय और एक्यूरेसी की है, तो टाइम के अंदर आप लोग एक्यूरेटली क्वेश्चंस को निकाल पाते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो आपको हर हाल में प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पेपर के अंदर पूछता है। क्लियर? चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स के अंदर थोड़े कमजोर होते हैं, जो सोचते हैं कि मैम मैं सब कुछ तो कर पाता हूं लेकिन मैं मैथ्स इतनी ज्यादा नहीं कर पाता। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैथ्स के, जहां से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, आप उन टॉपिक्स पर ध्यान दो। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ से हर बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। रेशियो प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ ग्राफ्स, वर्क टाइम डिस्टेंस के सवाल, ये सारे चैप्टर्स को आपको मैथ्स में अच्छे से करके जाने हैं। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आपका हर कुछ प्रैक्टिस मांगेगा। डी ट्रिपल एसबी के अंदर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस मांगेगी, ठीक है। अच्छा, जॉब बढ़िया है, ठीक है, पेपर मुश्किल नहीं आता। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि क्या पेपर बहुत टफ आता है, डी2+बी का पेपर मुश्किल नहीं आता। बस पेपर में दिक्कत क्या होती है कि नेगेटिव मार्किंग होती है और समय के अंदर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये दो चीजें हैं और कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि चलो यार एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ, मुझे लग रहा है इसका ये आंसर होगा, और तुक्के फिट करने के ऊपर लग जाते हैं। गाइज अगर आप लोग तुक्के करते हो फिट तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, नंबर आपके कट जाते हैं। तो तुक्के लगाने पर ध्यान आपको नहीं देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आंसर पता है, सही है, मुझे आता है, लगाओ, नहीं आता छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट नंबर नेगेटिव तो नहीं होंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते चलो। किताबें फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताबें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर इजीली पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो सॉल्व करने बहुत जरूरी है, सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करने बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। अभी कहाँ है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी टाइम के अंदर। आपको पता चलेगा कि मैं इतने टाइम में क्या पेपर को पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी एक्यूरेसी क्या है, ये चीज आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगी।
अगला आता है इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, मॉडल्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, टेंसेस, आपकी पंचुएशन, ठीक है, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, ये सारी चीजें सिलेबस कवरेज के अंदर आपको सबसे पहले तो सिलेबस अपना पूरा कवर करना है। फिर आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर को रीड करोगे, किताबों को रीड करोगे, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करोगे, आपकी ग्रामर खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। ल्यूसेंट की किताब बहुत ही बढ़िया है इंग्लिश ग्रामर के लिए, जिससे आप ल्यूसेंट से अपनी तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं आप अटेम्प्ट करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो ऐसे आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने की जिनको आदत होती है, ऑटोमेटिकली उनकी वोकैबुलरी खुद खुद से ही ठीक हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं, अब से आदत डाल लें, अब से उसको अच्छे से करना शुरू कर दें। हिंदी लैंग्वेज के अंदर संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के भेद, इसकी विशेषताएं गाइस, ये सारे पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, ठीक है, मुहावरे, लकोक्तियां हो गए, अलंकार, संधि, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर को प्रैक्टिस करो, हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी की किताबें पढ़ो। लूसेंट की किताब हिंदी ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ठीक है। ग्रामर आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, की किताब से आप लोग पढ़ सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ऐसे हमारी हिंदी तैयार हो जाएगी। तो गाइज पार्ट ए के लिए सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल अवेयरनेस तैयार कैसे करनी मैंने आपको बता दिया। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर की है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और सब्जेक्ट कंसर्न। अब हम सब्जेक्ट कंसर्न पे आने वाले हैं। हमारा इतने में पार्ट ए तो हो गया है तैयार। जो तरीका मैंने आपको दिया, जो आपका सिलेबस है, जिस हिसाब से आपको किताबों के नाम मैंने बताए हैं, उसी हिसाब से आप लोग अगर अपनी तैयारी को करते चलोगे तो DSSB पार्ट ए को आप लोग बहुत ही आसानी से कवर कर लोगे। अब आता है पार्ट बी, सब्जेक्ट कंसर्न, जिसके अंदर हम DSSB TGT साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब TGT साइंस के अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के तीनों आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मैं फिजिक्स के लिए क्या पढूं, मुझसे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं होते, मैम मुझे बायो याद बहुत करनी पड़ती है, मैं याद नहीं कर पाता, और केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, कहाँ पर रिएक्शंस में क्या होना है। तो गाइस सिंपल मैं आपको एक सलाह अगर दूं तो सबसे पहली सलाह है सिलेबस को अच्छे से रीड कर लें। अगर आपको पता होगा कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं कि मैं इनके ऊपर सवाल पूछूंगा, तो आपकी सिलेबस बढ़िया तरीके से रेड है, आपको पता है सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स मेरे पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को खोलो। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर में देखकर ये पता करो कि उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की, क्या बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है या ठीक लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस रीड करना है। दूसरी चीज, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एग्जाम को क्वालिफाई करने का होता है सिलेबस को देखना। दूसरी चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक जितने भी DSSB के हुए हैं इकट्ठे कर लेने हैं। इकट्ठे करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था, ये बायो के इस चैप्टर से पूछा गया था, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के इस चैप्टर से पूछा गया था, ये क्वेश्चन फिजिक्स के इस चैप्टर से पूछा गया था। चैप्टर्स के नाम आपको साइड पे निकाल लेने हैं। जब आप चैप्टर्स के नाम निकालोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है उससे या लाइट वाला चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहने का मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोशन और लाइट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साउंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे करके प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे फिजिक्स के 5 टॉपिक्स निकाल लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपने बायोलॉजी के 5 टॉपिक निकाल लिए और केमिस्ट्री के भी 5 टॉपिक निकाल लिए। ये 5 टॉपिक्स निकालने के बाद आपको पता है कि ये 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे हर साल हर बार DSSB अपने पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको उन 15 टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है और सबसे पहले पक्का कर लेना है, ठीक है। आपको ये 15 टॉपिक्स मिल गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने बैठना, आपको बस ये देखना है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो देख के पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आपने बस लिख देना है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, बात खत्म, साइड पर नोट डाउन कर दिया, दैट्स इट।
उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की किताब उठानी है, ठीक है। और आपको साथ के साथ, यार मैं साइंस के लिए बोलूँ, आपके पास प्रदीप पब्लिकेशंस की किताब या मॉडर्न की किताबें होती हैं। गाइस एनसीईआरटी की किताब आप +1 +2 की उठाओगे, एनसीईआरटी की किताब ना बहुत डायरेक्ट किताब है, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, 101% पेपर एनसीईआरटी से पूछा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी किताब में जो लाइनें हैं वो बहुत डायरेक्ट दी हुई हैं, ठीक है, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। याद है जब हम +1 +2 में पढ़ा करते थे तो टीचर एनसीईआरटी तो लगवाते थे स्कूल वाले, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमें जो कंपटीशन वाले टीचर्स होते थे वो बोलते थे कि प्रदीप की किताबें पढ़ो, मॉडर्न की किताबें पढ़ो, ठीक है, इन किताबों से पढ़ो क्योंकि इनमें डीप एक्सप्लेनेशन है जो शायद एनसीईआरटी किताब में नहीं है। एग्रीड, हम भी मानते थे इस बात को। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहली प्रेफरेंस तो एनसीईआरटी की किताब को देना है क्योंकि ये बेसिक किताबें हैं। जब तक आपको बेसिक किताब नहीं आएगी आप हायर लेवल की किताबों पे कैसे पहुंचोगे। लेकिन डीप के अंदर किसी चीज को अगर समझना है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया होता है, तो आप प्रदीप की किताबों से तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से, या मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो, वहां से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस में पता चल गया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को इन किताबों से कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे टूट पड़ो। मान लो आपको पहला टॉपिक पता चल गया लाइट, मैं तो लाइट पढ़ के जाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है, आपने लाइट को पढ़ लिया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने स्टार्ट कर दी, केमिस्ट्री में आपने सोचा कि मैं एल्कोहल फिनोल्स पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। आपने ये पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में खोल कर देखा कि क्या आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो मतलब आपकी वो चैप्टर्स की तैयारी हो चुकी। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अभी भी कमी है कुछ ना कुछ। दोबारा चलो उन चैप्टर्स के ऊपर और शुरू करो, फिर से प्रायोरिटाइज कर लो, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले निकाल लो, उसके बाद थोड़े कम इंपॉर्टेंट, और लास्ट में हमें लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं जिनसे कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया लेकिन हम पढ़ के जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते, एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की एक प्रॉपर वेटेज है फ्रेंड्स। जितना फिजिक्स इंपॉर्टेंट है उतनी बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और उतनी केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों की वेटेज बराबर है, तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है और तीनों को आपको ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से करके चलना है, ठीक है गाइज। उसके बाद टिप्स क्या दूंगी मैं आप लोगों को, टाइम की मैनेजमेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टाइम को डिवाइड करो कि मैं इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने समय में सेकंड सब्जेक्ट ये पढ़ूंगा, इतने समय में मैं थर्ड सब्जेक्ट ये पढ़ूंगा। आपको अपनी टाइम की मैनेजमेंट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम टेबल से स्टिक रखो, टाइम टेबल बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मैं टाइम टेबल बनाता हूँ कभी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, और सच में ऐसा होता है, 99% हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। अगर मैं अपनी बात भी बोलूँ, जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मैं अपने लिए बनाती हूँ कभी कभी मैं भी उसे फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन एटलीस्ट मैंने मेरे टाइम टेबल में लिखा कि आज के दिन में मुझे 5 घंटे पढ़ना है और ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फॉर एग्जाम्पल। मान लो मैंने अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, लेकिन रात को सोने से पहले एक घबराहट होगी कि यार आज तो मुझे 5 घंटे पढ़ने थे, केवल मैंने 1 घंटे पढ़ा है। ये जो टेंशन आपको रात को सोने से पहले होगी ना, ये आपको एक लाइन पे लेके आएगी और अगले दिन आप मेहनत करोगे। फिर आप सोचोगे कि यार मैंने अभी फिर नहीं पढ़ा, ठीक है, मर गया, मैंने तो इतने दिन लगाए हुए एग्जाम के लिए, इतने दिन में मुझे अपनी तैयारी पूरी करनी है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट डे फिर आपको टेंशन होगी और आप एक लाइन पे रहोगे। टाइम टेबल का फॉर्म फायदा ये होता है, एक रूटीन बन जाती है। हम जब चीजों को स्किप करते हैं तो रात को सोने से पहले डर लगता है कि यार मैंने तो सोचा था मैंने इतना पढ़ना है लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाया, इसका मतलब नुकसान हो गया। समझ गए। प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि DSSB गाइस टाइम मांगता है और एक्यूरेसी मांगता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट के साथ। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समय की मैनेजमेंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस रिवीजन। एक कहानी सुनिए, ठीक है, आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हमारा दिमाग 21 दिन के बाद सब कुछ भूल जाता है। अगर आप बार बार इन 21 डेज तक किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते तो आपका वो साफ हो जाएगा। तो 21 डेज के अंदर इतनी बारी चीज को रिवाइज कर लो कि वो आपके दिलो दिमाग के अंदर पक्के बैठ जाए, परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको कोई दूर का दोस्त मिला, आपको 1-2 बारी मिला, ठीक है, उसके बाद वो मिला नहीं। आप धीरे धीरे उसका मेमोरी जो है आप अपने आपके दिमाग से निकल जाती है, कौन था वो दोस्त। जब 10-15 साल बाद मिलेगा आपको देख के लगेगा कि यार तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। वहां देखा था क्या, वो खुद बताएगा कि हाँ हम यहाँ मिले थे शायद, ठीक है। ये है क्या, रिवीजन ही नहीं हुई।
बार बार आपको मिला ही नहीं ना, उससे बार बार आपकी बात हुई तो आपकी मेमोरी से गायब हो गया, आप उसे भूल गए, खत्म बात। ये तो फिर दोस्त है, पढ़ाई तो वैसे ही हम बहुत जल्दी भूलते हैं। अब एक ऐसा दोस्त है जो हर हफ्ते आपको मिलता है, 10 दिन बाद मिलता है, 15 दिन बाद मिलता है, क्या आप उसे भूलते हो? नहीं, आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। आपको उसके बारे में सारी बातें याद होती है, ये भी याद होता है कि इसके फेवरेट मोमोज हैं, ये बर्गर बहुत खाना पसंद करता है, ये ऐसा नेचर का है, ये गुस्सा आ जाता है इसको जल्दी, ठीक है, ये बहुत मजाकिया नेचर का है। तो हम जब चीजों को बार बार देखते हैं अपनी आंखों के सामने तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और जब हम नहीं देखते लंबे समय तक तो हम भूल जाते हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो एंड के अंदर पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी और आप जीरो पे आ जाओगे जहां से स्टार्ट हुए थे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाना। गाइस, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरा सब लिख लिया। आपके पास टाइम है, आप खुद से हाथों से लिख के अपने नोट्स बनाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपके पास फिर भी अगर टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक पेज पर एक चैप्टर लिख लो। मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, उसके फॉर्मूले लिख लिए, केमिस्ट्री का कोई रिएजेंट्स है उनके बारे में लिख लिया, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, कुल मिला के 10-15 पेज बना लिए, ऐसे पेज जो पेपर से पहले फ्लिप करके आपने रिवाइज करे और आपकी तैयारी पूरी। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन करने में आपकी मदद करता है। हेल्दी रूटीन को बनाओ, प्रॉपर स्लीप लो, आप मेरे दोस्तों ब्रेक्स ले लेके पढ़ो। कॉन्टिन्यूसली जब हम लंबे समय तक पढ़ते तो हमारा दिमाग थक जाता है, मतलब बस यार बुक्स बंद करो, मैं थक गया यार, ऐसे होते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आपको ये नहीं करना, ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है, फोकस करना है, प्रायोरिटाइज करनी है, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, और क्वालिटी स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ना है, अपने करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, ठीक है। और मेरे दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन सब करते चलना है, ताकि आप लोग रिलैक्स हो और मेंटली बढ़िया हेल्थ हो आपकी। और गाइडेंस सपोर्ट आपको चाहिए, ज्वाइन करो कोई भी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। फैमिली पेयर सपोर्ट आपको चाहिए, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, अपनी तैयारी करो, जितना हो सके ऑनलाइन मॉक टेस्ट को दो। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो डीजीपी आप लोग के लिए लेके आए, इस डीजीपी के अंदर DSSB गाइडेंस प्रोग्राम, इसके अंदर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है अपनी तैयारी करते हुए DSSB की, आप लोग हमारे से कनेक्ट कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आप लोग को लिंक मिलेगा, जिससे कि आप लोग हमारी ऐप को ज्वाइन कर सकते हो, डीजीपी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है, आपके साथ फैकल्टीज आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी हर समस्या को हल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग करेगा। तो इनिशिएटिव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि आप लोगों को सभी को शिक्षक बनाया जाए, DSSB एग्जाम क्वालिफाई कराकर दिल्ली के अंदर आप सभी लोग शिक्षक बनो। धन्यवाद।